हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां रशिया ने भारत संग फिर निभाई दोस्ती। नए नक्शे में पीओके पर पाकिस्तान को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। जी हां दोस्तों, बताएंगे सिर्फ पीओके ही नहीं, अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा। जी हां दोस्त, रशिया ने एक ही बार में चीन पाकिस्तान को दे दिया तगड़ा झटका। बताएंगे दोस्तों क्या है ये अब तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर भारत का ऋषि करेगा ब्रिटेन पर राज। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बन सकते हैं प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी खबर। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने थामी एंटी ड्रोन गन। जी हां दोस्तों, दुश्मन के ड्रोन को चुटकी में मार गिराती है यह आधुनिक राइफल। बताएंगे दोस्तों क्या है इस खबर का दोस्तों मोदी जी से रिलेशन। और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां राशन कार्ड धारकों के लिए आखिर क्यों अब 2 बार लगाना पड़ेगा अंगूठा। जी हां दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत आने वाले समय में दोस्तों जल्द से जल्द नंबर 1 देश बनने वाला है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी है तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रशिया ने भारत संग फिर निभाई दोस्ती। नए नक्शे में पीओके पर पाकिस्तान को लगी तगड़ी वाली मिर्ची। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में तैनात अमेरिकी राजदूत डेविड ब्लोम ने पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को आजाद कश्मीर करार दे दिया था दोस्तों अमेरिका की तरफ से। इस पर कुछ नहीं कहा गया और इस बयान को पाकिस्तान के लिए बढ़ते प्यार की एक और निशान माना गया। लेकिन भारत के दोस्त रशिया ने अमेरिका को करारा झटका दिया है। जी हां, रशिया के एक नक्शे में पूरे पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया गया है दोस्तों। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक इंफोग्राफिक न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने पब्लिश किया है दोस्तों। इसके जरिए पिछले कुछ वर्षों में एससीओ की वृद्धि को दर्शाया गया है और इसी इंफोग्राफिक में पीओके को भारत का हिस्सा बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अक्साई चीन जो चीन के कब्जे में है दोस्तों उसे, और अरुणाचल प्रदेश को भी भारत का अंग दिखाया गया है। जी हाँ, ये निश्चित तौर पर भारत के लिए एक असाधारण बात है दोस्तों। रशिया हमेशा ये कहता आया है कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है जिसे द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाया जाना चाहिए, जबकि यूरोप और अमेरिका की तरफ से कई बार इस मसले पर कई मौकों पर बात हो चुकी है। पाकिस्तान कई बार प्रयास पूरा कर चुका है दोस्तों कि वो जम्मू कश्मीर मसले पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करे। कई बार उसने इस पर कब्जे का प्रयास भी किया, हर बार वो मुंह की खाता है और विश्व समुदाय के सामने उसे शर्मिंदा भी होना पड़ता है दोस्तों। इस्लामाबाद में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लोम के 4 अक्टूबर को हुए एक ट्वीट ने भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया था। पीओके का दौरा करने के बाद ब्लोम ने पीओके को आजाद कश्मीर कहकर संबोधित कर दिया था दोस्तों, जबकि वो भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। उनकी इस ट्वीट से बवाल मच गया था दोस्तों और अभी तक अमेरिका ने कश्मीर पर किसी का भी पक्ष नहीं लिया है। लेकिन अब इस मामले में अमेरिका के रवैये को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है दोस्तों। लेकिन ऐसे में भारत के दोस्त कहे जाने वाले जिगरी दोस्त रशिया ने दोस्तों ये नक्शा दिखा करके जता दिया है कि भारत का असली भाई और असली दोस्त रशिया ही है। जी हाँ दोस्तों, रशिया ने भारत के साथ ये दोस्ती पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का अंग बताकर निभाया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही चीन के साथ सटे अक्साई चीन को भी भारत का हिस्सा माना है। जी हाँ दोस्तों, रशिया सरकार की ओर से संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के जारी नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया है और इसे भारतीय क्षेत्र में शामिल रखा है दोस्तों। आप ये नक्शा देख पा रहे होंगे। ऐसे में इन नक्शों को देखने के बाद दोस्तों पाकिस्तान और चीन को तगड़ी वाली मिर्ची लगना तो संभव ही है दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से इस नक्शे ने साफ कर दिया है कि ये हिस्सा भारत का है। ऐसे में दोस्तों थैंक यू रशिया कहना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके दोस्तों अपने भाई बंधुओं में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को पता चले रशिया ने क्या ही करके दिखाया है दोस्तों भारत के लिए। तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर निगरानी के लिए 1000 हेलीकॉप्टर खरीदेगी अपनी सेना। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत जारी किया टेंडर। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने सीमा पर निगरानी करने के लिए 1000 सर्विलांस हेलीकॉप्टर खरीदेगी। भारतीय सेना ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। सेना ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रिमोट से चलने वाली 80 मिनी विमान प्रणाली की खरीद के लिए भी टेंडर जारी किए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि रिमोट से चलने मिनी विमान दिन और रात
यातायात की निगरानी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लक्ष्य का पता लगाने के लिए एक आदर्श मल्टी सेंसर प्रणाली है। रिमोट से संचालित विमान कार्यक्रम के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर है और एक अधिकारी ने कहा है कि सिस्टम लक्ष्य का पता लगाने, पहचानने और विरोधी के स्थान की सटीक स्थिति के साथ साथ सैनिकों के निर्माण को सक्षम करने के लिए उच्च रिजोल्यूशन इमेजरी प्रदान करने में सक्षम होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर बता दे जहां पर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने दे दिया इस्तीफा। 44 दिन पहले संभाला था पद। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के ऋषि सुनक जी बनेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और करेंगे ब्रिटेन पर राज। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद बन सकते हैं प्रधानमंत्री। जी हाँ, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के 44 दिन बाद ही उन्होंने अपना पद छोड़ दिया है। जी हाँ, उनके इस्तीफे देने के बाद अब उन्हीं की पार्टी के सांसद ऋषि सुनक जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना प्रबल हो गई है, तेज हो गई है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा जब कोई भारतवंशी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। जी हाँ, ब्रिटेन के हैम्पशायर में पैदा हुए ऋषि सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा ली है और इसके बाद अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लिज ट्रस के काम से ब्रिटेन की जनता और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता खुश नहीं थे। डेली मेल के रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में युगाव के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि कंजर्वेटिव पार्टी के 5 में से 4 कार्यकर्ताओं को लगता है कि PM खराब काम कर रही है और 55% का मानना है कि उन्हें जाना चाहिए, जबकि सिर्फ 38% ने उनके रहने का समर्थन किया था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों कि 24 घंटे पहले लिज ट्रस ने कहा था कि मैं मैदान छोड़कर जाने वाली में से नहीं हूँ, मैं इसका सामना करूंगी। लेकिन दोस्तों 24 घंटे के जस्ट बाद इनका इस्तीफा आ गया दोस्तों, यानी कि मैदान छोड़कर ये निकल पड़ी। दोस्तों, ऐसे में अब आप समझ ही पा रहे होंगे, जब इनके जुबान की वैल्यूज नहीं है दोस्तों, कमिटमेंट की वैल्यूज नहीं है, तो ऐसे नेताओं को देश चलाने के लिए पद देना खतरनाक से कम नहीं हो सकता। मानते कि बताइएगा जरूर। और कितने भाई और बहनों को लगता है कि ऋषि सुनक जी अगले प्रधानमंत्री 100% बनेंगे, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ इनको एडवांस में कांग्रेचुलेशंस कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि लिज ट्रस के इस्तीफे पर रशिया ने तंज कसा है, कहा नेता के रूप में वो एक कलंक है। जी हाँ, ब्रिटेन में लिज ट्रस ने प्रधानमंत्री पद से जिस प्रकार से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, टैक्स कटौती में मचे घमासान और एक ही हफ्ते में 2 कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे के बाद से उन पर पद छोड़ने का भारी दबाव था। ट्रस के इस्तीफे को लेकर रशिया ने खुशी जाहिर की है। लिज ट्रस के इस्तीफे को लेकर रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक नेता के रूप में वो कलंक थी। लिज ट्रस को उनकी विनाशकारी निरक्षरता के लिए दुनिया याद रखेगी, ऐसा रशिया का कहना है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि ब्रिटेन ने कभी भी किसी प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती नहीं देखी थी। दरअसल लिज ट्रस पर निरक्षरता का दावा रशिया के यूक्रेन पर आक्रमण करने से कुछ समय पहले की यात्रा का उल्लेख करता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने थामी एंटी ड्रोन गन, दुश्मन के ड्रोन को चुटकी में मार गिराती है यह आधुनिक राइफल। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस एक्सपो 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथ में ऐसी गन उठाई थी जिसमें कोई नली यानी बैरल नहीं थी और इस गन को बनाने वाली कंपनी ने इसका पहला सेट भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। लेकिन बिना नली वाली गन का उपयोग क्या है, क्यों प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस गन के बारे में पूछताछ की, क्या उन्होंने इस गन को चलाकर देखा। इस गन को बनाता है गुरुत्व सिस्टम, इस गन का नाम है ड्रोनम और ये एक काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है दोस्तों। सामान्य भाषा में कहें तो इसे एंटी ड्रोन गन बुला सकते हैं। जी हाँ, ड्रोनम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉड्यूलर सिस्टम है जो घुसपैठ करने वाले ड्रोन्स को मार गिराने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, इस सिस्टम में ओमनी डायरेक्शनल कवरेज की सुविधा है। इसे डिसमाउंटेड या माउंटेड ऑपरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस सिस्टम को एक साई-फाई गन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सिस्टम दुश्मन के ड्रोन के GNSS कंट्रोल, वीडियो और टेलीमेट्री सिग्नल को जाम कर सकता है यानी बिजी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस गन को मोदी जी ने उठाकर पूरे विश्व को संदेश दे दिया है कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत हो चुका है और उसको किसी भी देश से हथियारों की उतनी खासा जरूरत नहीं है और आने वाले सालों में भारत पूरे तरीके से पूर्णतः आत्मनिर्भर बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ इन हथियारों को दिखाकर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा संदेश विश्व को दे दिया है दोस्तों कि भारत के पास भी एडवांस तरह के हथियार है। आप लोग मानते कि नहीं, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर
रशिया छोड़कर क्यों भाग रहे हैं लोग, मॉस्को की सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कहां गए आखिर वो लाखों नागरिक, बता दें। रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच एक हैरत अंगेज मामला सामने आया है। पता चला है कि रूस के कई शहरों से लाखों की संख्या में पुरुषों ने पलायन कर दिया है। ये पुरुष घर छोड़कर दूसरे देश भाग चुके हैं। बड़ी संख्या में अभी भी पलायन जारी है। अब ज्यादातर केवल महिलाएं और बुजुर्ग ही बचे हैं दोस्तों। जिन सड़कों पर लोगों का भारी हुजूम रहा करता था, अब वहां भी सन्नाटा पसरा है। जी हाँ, बार पब में ज्यादातर महिलाएं ही दिखती हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध के चलते रशिया में सैनिकों की कमी पड़ गई है। ऐसे में सरकार ने रूसी पुरुषों को जबरन सेना में सेवा देने के लिए कहा है। युवाओं को पकड़कर सेना में भर्ती किया जा रहा है और उन्हें युद्ध के लिए यूक्रेन भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ नवंबर में करेंगे चीन का दौरा, कर्ज के भुगतान में मांगेंगे छूट। जी हाँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी सरकार में मंत्री एहसान इकबाल ने इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए यात्रा की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि अगले महीने यानी नवंबर में प्रधानमंत्री शहबाज की चीन यात्रा से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे परियोजना को नई गति मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री शरीफ चीन से लिए गए कर्ज के भुगतान में छूट की मांग करेंगे और वो पेरिस क्लब के कर्जदार देशों से कर्ज पुनर्गठन की मांग नहीं करेंगे। पाकिस्तान पर पेरिस क्लब देशों का संयुक्त रूप से लगभग 10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज बकाया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हर बार की तरह शहबाज शरीफ चाइना में हाथ फैलाने जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बात करें एक और खबर की, जहां पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की सरकार का तालिबान से समझौता करने से इनकार। जी हाँ, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की सरकार ने गुरुवार को उन खबरों का खंडन कर दिया है जिसमें कहा गया था कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ वो समझौते तक पहुंच गई है। सूबे की सरकार ने साथ ही तालिबान के नेतृत्व से कहा है कि वो अपने लड़ाकों को वापस अफगानिस्तान बुला ले। सैफ ने कहा है कि केपीके सरकार ने हाल ही में टीटीपी के स्थानीय कमांडरों के साथ सूबे में आतंकवाद को खत्म करने के लिए बैठक की थी। उन्होंने कहा कि इस बातचीत से सोशल मीडिया पर ऐसा संदेश गया है कि सरकार चरमपंथी समूह के साथ मलकंद मंडल के कुछ हिस्से और पूर्व फाटा संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्र को तालिबान को सौंपने को तैयार हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सैफ ने जोर देकर कहा है कि सोशल मीडिया पर आ रही ये सूचनाएं पूरे तरीके से गलत है और आतंकवादी संगठन के साथ कोई समझ नहीं बनी है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां व्लादिमीर पुतिन की धमकी से थर थर कांप रहे हैं ब्रिटेन के लोग। एक दिन में 3300 लोगों ने की ये इंक्वायरी। बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में एक बार फिर से न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। हालांकि इस धमकी का खौफ इस बार यूक्रेन के बजाय ब्रिटेन के लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, दरअसल पुतिन ने जब से इशारों ही इशारों में उनके देश के मैटर में दखल देने वालों को भी देख लेने की धमकी दे डाली है। इसके बाद कभी आधी दुनिया पर राज करने वाले अंग्रेजों के मन में न्यूक्लियर अटैक को लेकर डर समा गया है। ब्रिटेन के लोग, हजारों लोग तो इतना डर गए हैं दोस्तों कि वो अब न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए बंकर खरीदने की तलाश में जुट गए हैं। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द मिरर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 72 घंटों से ब्रिटिश लोग न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए ऐसे सेफ्टी बंकर के जुगाड़ में जुट गए हैं जो परमाणु हमले की स्थिति में उनकी जान बचा सके। ऐसी रिपोर्ट में यूके की मशहूर रियल एस्टेट कंपनी के हवाले से दावा किया गया है कि यहाँ के करीब 200 नागरिकों ने एंटी न्यूक्लियर बंकर खरीदने के बारे में दिलचस्पी दिखाई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां सऊदी अरब के साथ लामबंद हुए मुस्लिम देश अमेरिका को दिखाई ताकत। जी हाँ दोस्तों, तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के तेल उत्पादन में कटौती के फैसले से अमेरिका बिफरा हुआ है। संगठन में दबदबा रखने वाले सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका कई बार तीखे बयान दे चुका है। अभी तक सऊदी अरब अकेले ही इस बारे में सफाई पेश कर रहा था, लेकिन अब यूएई, इराक समेत कई मुस्लिम देशों ने ओपेक प्लस के इस फैसले का सार्वजनिक रूप से बचाव करते हुए सऊदी अरब को मजबूती दी है। ओपेक प्लस में सऊदी अरब के सहयोगी यूएई ने कहा है कि यह फैसला राजनीति से प्रेरित नहीं था। यूएई के ऊर्जा मंत्री सुहेल मोहम्मद ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वे साफ करना चाहते हैं कि हाल ही में लिया गया ओपेक प्लस का फैसला पूरी तरह तकनीकी था। उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले के पीछे किसी भी तरह की राजनीतिक चाल नहीं है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर एफएटीएफ के फैसले से पहले पाकिस्तान की नई चाल आतंकवाद पनपने की बताई। अब ये वजह है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एफएटीएफ बोले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा या नहीं,
वहीं इस पर शुक्रवार को फैसला हो सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था FATF की 2 दिवसीय बैठकें शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अलावा तुर्की, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों के भविष्य का फैसला भी इस बैठक में होना है। इनमें से कई देश ग्रे लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए, इसके लिए वो लगातार कोई न कोई चाल चलता रहता है। अब पाकिस्तान की एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। यानी कि दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान में एक साल में आतंकवादी हमलों में रिकॉर्ड 51% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने ओर से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि उसे पता है कि आज FATF की मीटिंग होने वाली और इसमें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकलना चाह रहा है। दोस्तों, तो पाकिस्तान में आतंकवाद न बताकर तालिबानियों द्वारा पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ऐसा बयान दिया जाए जिससे FATF कुछ समझ ना पाए और उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दे। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान की ये चालें कंप्लीट हो पाएंगी? दोस्तों, क्या उसके सपने पूरे हो पाएंगे? क्या ग्रे लिस्ट से बाहर निकल पाएगा? ये तो देखना होगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, अपनी निजी राय अवश्य बताइएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा वीडियो को देखते देखते। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर विश्व कप को लेकर पाकिस्तान की धमकी पर बोले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी। साथ ही साथ एशिया कप पर भी दिया जवाब। बता दे, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि गृह मंत्रालय अगले साल एशिया कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान यात्रा पर फैसला करेगा, लेकिन उन्हें लगता है कि खिलाड़ियों के सीमा पार जाने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। हालांकि अनुराग ठाकुर उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम अगले साल 50 ओवर के विश्व कप में भाग लेने के लिए भारत आएगी और हम सभी उनका स्वागत करते हैं। दरअसल ये मुद्दा दोस्तों उस समय उठा जब BCCI के सर्कुलर में इस बात का जिक्र था कि एशिया कप 2023 के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर जा सकती है, लेकिन टीम को सरकार से अनुमति लेनी होगी। हालांकि BCCI के सचिव जय शाह, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी ACC के प्रमुख भी हैं, उन्होंने मंगलवार को कहा था कि भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं जाएगी, टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी पत्र सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ACC को इस मामले पर जल्द मीटिंग करनी होगी और इसके अलावा भारत का ये फैसला अगले साल भारत में ही होने वाले वनडे विश्व कप में पाकिस्तान टीम की भागीदारी को प्रभावित कर सकता है। यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत के इस बयान के बाद दोस्तों पाकिस्तान को ये लगता है कि वो भी अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगी। और ऐसे में दोस्तों, इन बातों के पीछे की रियलिटी शायद पाकिस्तान को नहीं पता, भारत बड़े अच्छे से जानता है दोस्तों अपनी टीम को पाकिस्तान भेजना चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जब भारत आएगी दोस्तों तो वो पूरे तरीके से 101% सिक्योर है। लेकिन भारत की टीमों की क्या गारंटी है दोस्तों कि पाकिस्तान जाकर के हमारी टीमें सिक्योर रहेंगी? शायद ये बात पाकिस्तान को समझ नहीं आती। चलते हैं और खबर की ओर दोस्तों, जहां पर अमित शाह जी ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, आम आदमी पार्टी केवल विज्ञापन से विकास में रखती है विश्वास। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने राजधानी दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कल कहा कि उसने नगर निगमों के साथ अन्याय करके दोयम दर्जे का व्यवहार किया है तथा वो जनता को भ्रमित करके केवल विज्ञापन से विकास करने में विश्वास रखती है। जी हां दोस्तों, अमित शाह जी ने गुरुवार को यहां दिल्ली नगर निगम के कूड़े से बिजली उत्पादन करने वाले तहखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ दिल्ली में MCD एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करने में सफल होगी जिससे दिल्ली दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राजधानी बन जाएगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मानती है कि विज्ञापन से विकास होता है और इंटरव्यू से जनता भ्रमित होती है। ये दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हम दिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगमों के साथ अन्याय और दोयम दर्जे का व्यवहार करके निगम को करोड़ों रुपए रोकने का काम किया, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार है, हम दिल्ली के विकास के काम रुकने नहीं देंगे। यानी कि दोस्तों, अमित शाह जी ने आम आदमी पार्टी पर हर तरीके से वार करते हुए उनकी हकीकत बताने की कोशिश की। दोस्तों, आप क्या इस पर अपनी निजी राय देने वाले होंगे? दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, जहां पर कांग्रेसी नेता शिवराज पाटिल का विवादित बयान। कहा, गीता में भी है जिहाद, जिसके बाद बीजेपी ने सादा सीधा निशाना। बता दें, कांग्रेसी नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। एक किताब के विमोचन में शामिल होने गए शिवराज
पाटिल ने कह दिया है कि जिहाद सिर्फ कुरान में ही नहीं है बल्कि गीता में भी जिहाद है, जीसस में भी जिहाद है। और उनके इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। दोस्तों, शिवराज पाटिल ने कहा है कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता और जीसस में भी है। जब स्वच्छ विचार तमाम कोशिशों के बाद भी कोई समझता नहीं है तब शक्ति का उपयोग करना चाहिए। महाभारत के अंदर जो गीता का भाग है उसमें भी जिहाद है। महाभारत में श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद का पाठ पढ़ाया था, ऐसा शिवराज पाटिल ने कहा। दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी ने करारा जवाब देते हुए पलटवार किया है। दोस्तों, आपको बता दें अब बीजेपी ने चुनावी मौसम में शिवराज पाटिल के इस बयान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है और बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके कांग्रेस पर तंज कसा। वे लिखते हैं कि इसी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को जन्म दिया था, राम मंदिर का विरोध किया था, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस का ये हिंदुओं को लेकर नफरत संयोग नहीं है बल्कि वोट बैंक का एक प्रयोग है। गुजरात चुनाव से पहले जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए ये मुद्दा उठाया गया है। यानी कि दोस्तों, उन्होंने जिस प्रकार से ये विवादित बयान दिया है शिवराज पाटिल ने, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे गीता भी जिहाद को लेकर? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ एक और खबर बताते हैं आपको, जहां पर राजू पाल हत्याकांड मामले में पेशी पर आया माफिया अतीक अहमद का बयान। कहा, योगी जी ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री हैं। जी हां, माफिया अतीक अहमद विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में कल कोर्ट में पेश किया गया और उस समय उन पर आरोप तय होने थे। इसके लिए वो भारी सुरक्षा के बीच लखनऊ पहुंचा था। मीडिया से बातचीत में उसने मुख्यमंत्री योगी जी की जमकर तारीफ की और कहा कि योगी जी बहुत ईमानदार और बहादुर मुख्यमंत्री है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जब अतीक अहमद पर अब मुकदमा चलने वाला है दोस्तों, तो उनको योगी जी की तारीफ का भाव आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है इसके पीछे अतीक अहमद की क्या सोच होगी दोस्तों? साथ ही साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर 17 लाख दियों से जगमग होगी राम जी की नगरी। आखिर इस बार कितना भव्य होगा अयोध्या का दीपोत्सव, बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बार अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव के मेगा इवेंट में शामिल होकर एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी साल 2017 में अयोध्या दीपोत्सव की शुरुआत की थी और इस बार के 6वें दीपोत्सव में 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल होंगे और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते देखेंगे। जी हाँ, दरअसल अयोध्या में दीप उत्सव में इस बार 15 लाख से अधिक दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। ऐसे में दोस्तों कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां पर दिसंबर के पहले हफ्ते में हो सकता है दिल्ली के एमसीडी के चुनाव, जल्द इलेक्शन कमीशन करेगी इसको लेकर ऐलान। बता दें दिल्ली वार्ड परिसीमन की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की तैयारी तेज कर दी है। राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने बुधवार को चुनाव की तैयारियों से जुड़ी निविदाओं को अंतिम रूप देने के लिए निविदा समिति के चेयरमैन को रिमाइंडर जारी किया और इसमें उन्होंने जल्द ही चुनाव की घोषणा का जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, चुनाव जल्द होने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सभी जरूरी कार्यवाही पूरी करके 21 अक्टूबर तक इस संबंध में सभी निविदाताओं को अंतिम तरीके से रूप दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां आखिर क्यों उपभोक्ताओं को अब 2 बार लगाना पड़ेगा राशन कार्ड के लिए, राशन लेने के लिए अंगूठा। जी हाँ दोस्तों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राशन के लिए कुछ नए नियम बना दिए गए हैं। अब उपभोक्ताओं को 1 बार नहीं बल्कि 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार की ओर से गरीबी रेखा में आने वाले हर एक व्यक्ति को 5-5 किलो अनाज मिलता है, इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार के नाम से 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा। अभी तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र पर 1 बार अंगूठा लगाने पर उपभोक्ता को आसानी से राशन मिल जाया करता था, लेकिन इस महीने से ये व्यवस्था बदल जाएगी दोस्तों। अब केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अलग अलग राशन के लिए 2 बार अंगूठा लगाना पड़ेगा। इससे राशन दुकान संचालकों के साथ उपभोक्ताओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ये नियम मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों के यहाँ पर दोस्तों क्या ये नियम अभी तक लागू हुआ है या नहीं, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ दिवाली छठ पूजा पर अब घर जाना मुश्किल नहीं, रेलवे ने शुरू कर दी स्पेशल ट्रेनें। जी हाँ, त्योहारी सीजन चल रहा है और दिवाली भी आने वाली। ऐसे में बहुत से मुसाफिर जो अपनी पढ़ाई या काम की वजह से अपने घर से दूर रहते हैं, वे दीपावली के मौके पर अपने घर लौटते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे इसके लिए उनका माध्यम बनता है। रेलवे इस मौके पर मुसाफिरों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेनों को शुरू करता है और इस बार भी रेलवे ने मुसाफिरों की भीड़ भाड़ को देखते हुए कई नई ट्रेनों को शुरू किया है। जी हाँ दोस्तों, उन नए ट्रेनों की पूरी लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों। आप इन लिस्ट को देख करके समझ पा रहे होंगे ये ट्रेन कहां से कहां और किन तारीख में चलेगी। जी हाँ दोस्तों,
और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।